हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब ने प्रतिरोधों का समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम का अध्ययन किया था। आज हम सब देखेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश किया जाएगा कि आपको पूरी तरह बातों से ही समझा दिया जाए, क्योंकि वीडियो अब नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आप लोग को बताते हैं कि विद्युत धारा से ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है। आप अपने चार्जर को देखिए, मोबाइल वगैरह देखिए, आप क्या देखते हैं, चार्जर को लंबे समय तक अगर प्लग में डाले हैं तो ये चार्जर को आप पाएंगे कि गर्म हो गया है। ठीक है, या मोबाइल को आप लंबे समय तक चार्ज में लगाकर छोड़ देंगे तो आप क्या पाएंगे कि वह गर्म हो गया है। तो ये गर्म क्यों हो रहा है? ठीक है, इसमें क्या जा रहा है? इसमें जा रहा है विद्युत धारा। क्या विद्युत धारा जब नहीं जा रहा था तब ये मोबाइल या चार्जर गर्म हो रहा था? नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि विद्युत धारा से, ठीक है, और इसी बात को आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा आखिर ऊष्मा उत्पन्न कैसे करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आप बातों से समझ गए होंगे कि विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, और एक उदाहरण वगैरह भी हम देख लिए। ठीक है, तो चलिए कुछ परिभाषा पहले लिखते हैं, उसके बाद और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो केवल हम देखे एग्जाम्पल, उसी के द्वारा एक परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरण होना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अभी भी आपको एग्जाम्पल हम दिए थे कि किस प्रकार विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है। ठीक है, अब ये ऊष्मा में बदल क्यों रही है? जैसे मान लिया जाए कि ये चार्जर से ही बात करते हैं। ठीक है, ये चार्जर प्लग से लगा हुआ है और ये यहाँ से तार निकला हुआ है जो हम कहाँ भेज रहे हैं? अपने मोबाइल सेल में। ठीक है, ये है मोबाइल, यहाँ प्लग है, यहाँ भी आवेश आ रहा है, यहाँ भी आवेश ऐसे आ रहा है। ठीक है, धारा। अब ध्यान से, ये गर्म क्यों हो रहा है? ठीक है, या ये मोबाइल गर्म क्यों हो रहा है? ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये आवेश के रूप में क्या आते हैं? तो इलेक्ट्रॉन आता है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन आया चार्जर में, चार्जर के पास भी तो अपना चूंकि चार्जर एक पदार्थ है, इसमें भी चालक वस्तु में लगा होगा, तो चालक में भी क्या होता है? आयन वगैरह या कण वगैरह। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आया यहां से और इसमें टक्कर मारा। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन फिर यहां से चला टक्कर मारने के बाद कहा? आपके मोबाइल की ओर। अब ये टक्कर मारा, इसका मतलब है दोनों में घर्षण हुआ, और घर्षण से आवेश उत्पन्न होते हैं। आवेश यानी क्या? ऊष्मा। ठीक है, तो इसी कारण है कि ये चार्जर गर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो एक पॉइंट या एक परिभाषा और नोट करेंगे, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे इसके सूत्र वगैरह पे। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं। ठीक है, हमने लिखा है गतिशील इलेक्ट्रॉन। अभी आपको बताया था चार्जर वाला एग्जांपल कि भाई चार्जर में आवेश आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है? गतिशील इलेक्ट्रॉन आ रहा है। गतिशील इलेक्ट्रॉन का परमाणुओं के बराबर टक्कर, मतलब चार्जर में भी परमाणु है और उससे इलेक्ट्रॉन आके टक्कर हो रहा है, और टक्कर के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में रूपांतरण होता है। मतलब आपने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के टक्कर से ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी से एक डायग्राम में द्वारा दर्शाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां देखिए, ये हमने लिया बैटरी। ठीक है, ये उच्च विभव और ये निम्न विभव। अब यहां से हमने एक प्रतिरोध इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार, और इसको लाए इधर से ऐसे। और आप सब बेहतर जानते हैं धारा जब बह रही है ये, और धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी, ये जा रही है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहां एक एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, यहां हो जाएगा प्लस और यहां हो जाएगा माइनस। ठीक है, और एक स्विच भी लगा देते हैं यहां पे, इस प्रकार। ठीक है,
यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं ऐसे, यह नाम दे देते हैं P और Q, ये धारा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला इस पूरे परिपथ को आप देखिए, हमने स्विच को ऑन किया, अब विद्युत धारा उच्च विभव से कहाँ जाएगी, निम्न विभव की ओर, इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रतिरोध को लगा दिया है इस प्रकार। अब ये प्रतिरोध से गुजरते हुए फिर से ये कहाँ जा रही है, निम्न विभव की ओर। यहाँ पे हम धारा मापने के लिए यंत्र भी लगा चुके हैं। ठीक है, ये आमीटर है। ठीक है, आप आमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बेहतर पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप आमीटर और वोल्ट मीटर को आप नहीं पढ़े हैं तो आपको चाहिए कि पीछे वाला वीडियो लेक्चर जाकर आप देखें। ठीक है, अब इस परिपथ में कहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रहा होगा, तो यहाँ उत्पन्न हो रहा होगा इस प्रतिरोध के पास। अब कैसे ऊष्मा उत्पन्न हो रहा होगा, इसे हम समीकरण द्वारा देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। अब इस परिपथ में क्या जा रहा है, आवेश जा रहा, आवेश, और आवेश बराबर हम लोग क्या पढ़े थे सूत्र, Q बराबर I। ठीक है, Q बराबर I T, इसे आप ध्यान रखिए, ये हमने बोला समीकरण फर्स्ट। ठीक है, आवेश बराबर धारा गुने समय। अब जैसे ध्यान से देखिए यहाँ, अब इस P और Q के बीच देखिए। ठीक है, यहाँ विभवांतर उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, एकदम हुआ होगा, तो लिख देते हैं यहाँ विभवांतर उत्पन्न होने पर, विभवांतर उत्पन्न होने पर, और होना भी आम बात है क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होना ये अनिवार्य है या जरूरी भी है, विभवांतर उत्पन्न होने पर। अब बताइए, हम लोग विभवांतर बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे, V बराबर W बटे Q। ठीक है, यहां से हम लोग W बराबर क्या निकाल सकते हैं, W बराबर निकाल सकते हैं V Q। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से W बराबर V को ऐसा ही छोड़ देते हैं और Q बराबर लिखते हैं I T, क्योंकि समीकरण नंबर फर्स्ट को देखिए, Q बराबर I T हो गया। तो अब आ गया W बराबर V I T। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, W बराबर, अब V बराबर एक सूत्र और होता है I R, I R, यहां कर देते हैं I और T, चूंकि यहां लिख देते हैं V बराबर I R। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R T। ठीक है, तो W बराबर आ गया I स्क्वायर R T। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही वाला सूत्र को हम आगे चलकर बोलेंगे कि यही है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, और वो किस प्रकार है वो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इस परिपथ के जरिए हम लोगों ने इस सूत्र तक पहुंचा। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र नहीं पता किए। ठीक है, तो अभी एक पॉइंट लिखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर में ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, इस बात को आप पढ़िए, किसी चालक में मतलब जिसमें बिजली प्रवाहित होगी, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिणाम उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, किए गए कार्य के बराबर होता है। जैसे इसे आप समझिए, अब ध्यान से देखिए, यहां से ये विद्युत धारा यहां गई। ठीक है, यहां हमने लगा दिया था प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ जो प्रतिरोध है ये क्या चाह रहा है कि हम इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है इसे हम रोकें। ठीक है, और रोकने के लिए ये कार्य कर रहा होगा। ठीक है, इस परिभाषा को आप रिलेट कीजिए, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब प्रतिरोध का क्या काम है, तो प्रतिरोध का काम है ऊष्मा ये विद्युत धारा को रोकना। ठीक है, तो विद्युत धारा अपनी क्षमता के अनुसार शक्ति लगाएगा कि हम आगे बढ़ जाएं, और यही में उत्पन्न होता है ऊष्मा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझे होंगे। तो आपने क्या देखा,
कि चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है, यानी कार्य ही ऊष्मा है यहाँ। तो अगला स्लाइड में हम ये लिख सकते हैं कि भाई W ही U है, यहाँ पर बड़ा वाला U है। U जो बता रहा है वो बता रहा है किसको? ऊष्मा को। ठीक है, तो मतलब U ही W है, और W बराबर अभी सूत्र देखे I² RT। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यही जो सूत्र है I² RT विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र है। ठीक है, तो उम्मीद है आप विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को बेहतर समझे होंगे। देखिए यहां से और भी सूत्र है जिसे आप ध्यान रखेंगे, जैसे ये भी सूत्र पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस पूरी बात को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप केवल इस बात को रट लिए और बाकी को छोड़ दिए, नहीं, आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा और इसे भी ध्यान में रखना होगा। कभी कभी ये सारी बातें भी पूछ देती है। तो उम्मीद है आप विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझने का पूरा प्रयास किए होंगे। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ बातें हैं, उसे हम नोट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे W चूंकि कार्य है, ठीक है, और U ऊष्मा है और कार्य का मात्रक जूल होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, और ऊष्मा, ये W क्या है? किसी तार के अंदर आंतरिक ऊर्जा हो रही थी ना, प्रतिरोध के विरुद्ध में किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पीछे देखें स्लाइड में तो क्या लिखा हुआ है? चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। तो ये आंतरिक ऊर्जा एक प्रकार की हो रही है। तो आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक, ये दोनों का मात्रक सेम होगा, और ये दोनों का मात्रक सेम होकर क्या हो जाएगा? जूल, जिसे हम J से भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे। लेकिन आपसे एक और लाइन पूछा जा सकता है कि ऊष्मा का CGS मात्रक बताइए। CGS पद्धति में CGS मात्रक, तो ऊष्मा का CGS मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है, क्या होता है? कैलोरी। और अगर आपसे पूछे कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है, तो एक कैलोरी में होता है 4.186 जूल। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 186 है, लेकिन लगभग किसके बराबर कर दिया जाता है? तो 4.20 जूल के बराबर। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इस लाइन का क्या मतलब है, इसे समझते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक ही विभवांतर को दो प्रतिरोधों पर आरोपित किया जाए तो कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये बोल रहा है कुछ इस प्रकार कि ये रहा दो प्रतिरोध, ठीक है, इन दोनों के विभवांतर सेम है। इसका 2 ओम है और इसका 3 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, दोनों के बीच के विभवांतर है भी, ये भी। ठीक है, तो अब इसमें जब धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो किस पर ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, 2 पे या 3 पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 पे। ठीक है, यहां बोला गया है कि कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस बात को भी आप सब बेहतर समझ गए। ठीक है, तो यहां से कुछ ऐसा ही सवाल बन सकता है। तो उम्मीद है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से जो सवाल बन सकता है उसे आप बता लेंगे। ठीक है, कल हम सब देखेंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या आंतरिक ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।